नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिशन बीपीएससी में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। यह वह समय था जब बिहार में प्राचीन काल की अंत होकर मध्यकाल प्रारंभ हो रहा था। मतलब कि शासन व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे थे, साथ ही शासक वर्ग भी अलग स्थान से थे, जैसे कि बाह्य आक्रमण होने लगे थे। प्राचीन काल में सत्ता परिवर्तन का एक तरीका था, जैसे कि हमला करके या फिर किसी राजा की संतान के द्वारा। तो जब एक राजा की संतान शासन करेगी तो वह उसी वंश का शासन होगा, किंतु जब हमला करके दूसरे राजा या फिर शासक अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे तो वह सब सारे परिवर्तनों के साथ वहाँ पे शासन करेंगे। देखते हैं बिहार में तुर्क शासन, इसकी समयावधि और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। समय है 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार में तुर्कों का आक्रमण होने लगा था। कौन आक्रमण करता है और कहाँ, इसके बारे में देखते हैं। बनारस और अवध क्षेत्र के तुर्क सेनापति मलिक हुशामुद्दीन के सहायक थे यह इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी, यह है बख्तियार खिलजी का पूरा नाम, ने बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी योर सफल सैनिक अभियान किया। सैनिक अभियान एक तरह का आक्रमण ही है, कुछ अन्य नहीं है। तुर्क शासन का आरंभ यहीं से होता है बिहार में, जब यहाँ पे बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। बिहार की क्या स्थिति थी उस समय, कौन शासन करते थे, इसके बारे में देखते हैं। बिहार में सेन वंश का शासक था उस समय पर, लक्ष्मण सेन शासक थे और पाल वंश का शासक इंद्रद्युम्न पाल था। तो बिहार की वर्तमान स्थिति यह थी। मगध के क्षेत्र में सफल अभियान के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहे होते हैं और दिल्ली सल्तनत या मुगलों द्वारा कई बार भारत को केंद्रीकृत करने की कोशिश की गई है। प्राचीन काल में छोटे छोटे राज्य होते थे और हर राज्य के अपने शासक और उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून और अपनी व्यवस्था होती थी, किंतु कुछ शासकों ने पूरे भारत पर एक केंद्रीकृत शासन करने का प्रयास किया है, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत है, मुगल शासन है और बाद में ब्रिटिशर्स इस पे शासन करते हैं। मगध के क्षेत्र में सफल अभियान के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी को अन्य स्थानों पर भी आक्रमण करने की अनुमति दी। आक्रमण जब एक जगह सफल हो जाता है तो अन्य स्थानों पर भी आक्रमण करने की अनुमति राजा के द्वारा दी जाती है। जिस तरह से एक सक्सेस के बाद दूसरी सक्सेस आपको आसानी से मिल जाती है, बिल्कुल उसी तरह से। इसके पश्चात बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार, जो कि आधुनिक बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है, इसकी विजय थी, जो कि 1198 में संपन्न हुई। उसने संभवतः ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, साथ ही साथ ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी लूटा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय तंत्र मंत्र का केंद्र हुआ करता था। तारानाथ के अनुसार बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी तहस नहस किया। तारानाथ यह लिखते हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि बख्तियार खिलजी ने ही तहस नहस किया है। बख्तियार खिलजी ने आधुनिक बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। यह शहर पटना से ज़्यादा दूर पे नहीं है, कुछ दूरी पे स्थित है। इस दौरान बिहार शरीफ तुर्कों का केंद्र बनकर उभरा। इस क्षेत्र का नाम जो बिहार है आज के समय में, यह तुर्कों के द्वारा दिया गया था। इस क्षेत्र में अधिक संख्या में बौद्ध विहार होने के कारण इसे बिहारों का प्रदेश कहा गया। बाद में यह कालांतर में बिहार नाम भी पड़ा, इसके कारण भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को बिहार शरीफ कहा गया। बिहार शरीफ क्षेत्र आज भी स्थित है। इसकी नालंदा के आसपास का यह क्षेत्र है बिहार शरीफ। इस क्षेत्र को बिहार शरीफ कहा गया तथा कालांतर में इसी नाम पर संपूर्ण क्षेत्र बिहार कहलाया। फिर धीरे धीरे पूरा बिहार ही इसके नाम पर बिहार कहलाया जाने लगा।
किस तरह से क्षेत्र विस्तार होता है प्राचीन काल में, हम इसके बारे में देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने 1203 से 1204 में नदिया, यह बंगाल में है, की पर चढ़ाई की, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। प्राचीन काल में यहाँ तक कि जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय तक भी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जैसे कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दो अलग अलग, एक राज्य और एक देश बन गए, ये सब एक हिस्सों में था। तो प्राचीन काल में जो राज्यों का, क्षेत्रों का बंटवारा है वो आज के समय से भिन्न था, इसलिए थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्षेत्र भी समझ में आएगा और उसका डिवीज़न भी समझ में आएगा। लक्ष्मण सेन राजधानी हुआ करती थी। गंगा नदी के दक्षिणी मैदान पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया और बंगाल के भी अधिकांश भाग तुर्क सत्ता के अधीन आ गए। तुर्क सत्ता के अधीन आ चुके थे बंगाल के भी अधिकांश भाग। बख्तियार खिलजी ने इन क्षेत्रों को प्रशासनिक इकाई में संगठित किया और अपनी राजधानी लखनौती, लक्ष्मण बटी भी जिसे कहते हैं, में बनाई। इसे आप याद रखेंगे, लखनौती या लक्ष्मण बटी राजधानी किसने बनाया था? बख्तियार खिलजी ने बनाया था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप में स्वीकार की। पूरे सल्तनत में जो शासन था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का था, लेकिन औपचारिक रूप पर क्षेत्रों में शासन करने के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व को रखा जाता था, क्योंकि दिल्ली काफ़ी दूर था, वहाँ से पूरे देश में शासन का संचालन करना संभव नहीं होता था। इस कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग उनकी संप्रभुता को स्वीकार करके शासन करते थे और उन्हें कर दिया करते थे, किंतु व्यवहार में अपने विजित क्षेत्रों का शासक बख्तियार खिलजी स्वयं ही बना रहा। बख्तियार खिलजी ने जयपुर, जिसे जयनगर भी कहते हैं, कि गुप्त राजाओं को भी समाप्त किया तथा मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंहदेव को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इन्होंने, नरसिंहदेव ने उन्हें नजराना दिया था, इसका जिक्र मिलता है। मृत्यु किस प्रकार से होती है? बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी की उसकी एक अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने हत्या कर दी। उसका शव संभवतः बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफनाया गया। इनकी मृत्यु इनके ही एक अधिकारी ने कर दिया। सत्ता के लिए प्राचीन काल से संघर्ष होते आए हैं, जिसे आप देख सकते हैं इतिहास के अलग अलग घटनाओं से। दिल्ली सल्तनत और बिहार का संबंध कैसा है, इसे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत और बिहार। इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद 1225 में बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार किया। इल्तुतमिश, जो कि अल्तमश सुल्तान के नाम से भी जाने जाते हैं, और रजिया सुल्तान इनकी पुत्री होती है, जो कि भारत ही नहीं बल्कि आसपास के संपूर्ण क्षेत्रों में प्रथम महिला शासिका रहती है अपने समय की। तो इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार किया। बाद में राजमहल के पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया। इवाज पराजित होने के बाद फिर से आ जाता है लड़ने के लिए, किंतु उसके इस विरोध को दबाया जाता है। मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है। दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में इल्तुतमिश के शासन में मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया जाता है। इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद, जो कि अवध के गवर्नर रहते हैं, अलग अलग, जैसे कि आपको बताया, अलग अलग क्षेत्रों पे शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए गवर्नर या अलग अलग तरह के पोस्ट नियुक्त किए जाते थे। उस टाइम पे भी उन्होंने प्रत्युत्तर में इवाज को हमला किया, गिरफ्तार किया और उसके बाद मार दिया। अवध, बिहार एवं लखनौती को एक कर दिया और 1227 से 29 की अवधि में यहाँ पर शासन किया। इल्तुतमिश ने बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बिहार का शासन इख्तियारुद्दीन चिश्तकवा यगानतून तथा कुछ समय बाद इज्जुद्दीन तुगान खां को प्रदान किया। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद इख्तियारुद्दीन बल्ख खिलजी, दौलत शाह खिलजी भी जिसे कहते हैं, ने विद्रोह किया, लेकिन इल्तुतमिश ने इन्हें भी दबा दिया। प्राचीन काल में विद्रोह, हमले, यह सब हुआ करते थे, तो एक राजा इन सभी चीज़ों के लिए पहले से तैयार होता था। लखनौती जाकर बल्ख खिलजी को पराजित किया, जैसा कि इल्तुतमिश
ने अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए किया और बिहार एवं बंगाल को अलग कर दिया। इल्तुतमिश ने अलाउद्दीन जानी को बंगाल का गवर्नर एवं सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। यह अपने अनुसार राज्यपाल अपने अनुसार लोगों को नियुक्त करेंगे जो इनकी आज्ञा के अनुसार काम करेंगे। बाद में फिर तुगान खां बिहार का राज्यपाल बना। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर दिल्ली का नियंत्रण शिथिल पड़ गया। यह वह काल था, सल्तनत काल था, जिस समय की दिल्ली का ही शासन बिहार पे इनडायरेक्ट रूप में चल रहा था। किंतु इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली सल्तनत का शासन यहाँ पर शिथिल हो जाता है। अब दूसरे के बारे में देखते हैं, दूसरे शासक बलबन। बलबन का बिहार से किस तरह का संबंध रहता है, इसके बारे में देखते हैं। गया के वनराज नामक राजा की गया प्रशस्ति के अनुसार, यह प्रशस्ति है गया के वनराज नामक प्रशस्ति, उसके अनुसार देखा जा रहा है कि क्या है वर्णन। गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था, इसे आप याद रखेंगे। यह स्रोत है गया के वनराज नामक राजा की गया प्रशस्ति, तो इसे आप याद रखेंगे। इस प्रशस्ति में किसका वर्णन है? बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था, इसका वर्णन है। लखनौती के शासक तुगरिल खां ने बलबन की अधीनता स्वीकार ली, लेकिन 1269 से 80 में पुनः विद्रोह कर दिया। बलबन ने स्वयं तुगरिल खां के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया और उसे मार डाला। इस काल में तुर्कों का नियंत्रण गंगा नदी से सटे हुए दक्षिणी मैदान पर ही स्थापित था। 13वीं शताब्दी के अंत में उत्तर एवं दक्षिण बिहार के भागों पर बंगाल का नियंत्रण था एवं अन्य भागों में कुछ स्वतंत्र राजा थे। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ बिहार पे ही नहीं शासन करता है, यह अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है। बिहार से संबंध बख्तियार खिलजी का है, अलाउद्दीन खिलजी का संबंध दिल्ली से है। अलाउद्दीन ने 1297 में शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में नीता को दरभंगा भेजा, लेकिन राजा शक्र सिंह ने इस सेना को पराजित किया। दूसरे आक्रमण में इस्माइल ने राजा को पराजित किया एवं बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। शक्र सिंह और अलाउद्दीन के बीच समझौता हो जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह तथ्य यह है कि शक्र सिंह और अलाउद्दीन के बीच में संबंध कैसे थे, तो यह संबंध मधुर संबंध थे अलाउद्दीन खिलजी और शक्र सिंह के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने काफ़ी सारे मार्केट पॉलिसी लाए जिससे कि काफ़ी सुधार भी किया गया है। खिलजी युग के समय में कुछ सिक्के मिले हैं शाहपुर, यह भोजपुर जिला में है। शाहपुर यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा मैं उसे आपको ज़रूर बता दिया करूँगी, लेकिन एग्ज़ाम के बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए किसी भी चीज़ को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम हर चीज़ को बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। तुगलक काल देखते हैं। तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। गियासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल अभियान से वापसी पर उत्तर बिहार में कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। हरि सिंह देव, इसके बारे में आप याद रखेंगे। हरि सिंह देव को किसने पराजित किया? गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, अब उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी बिहार के प्रांतपति मजदुल मुल्क ने भी हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान कर उसे पहाड़ियों में शरण लेने पर बाध्य किया। मतलब कि हरि सिंह देव का युद्ध गयासुद्दीन तुगलक से भी है, साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक से भी है। तो तिरहुत का क्षेत्र तुगलक साम्राज्य में मिला लिया गया और उसे तुगलकपुर, संभवतः यह दरभंगा का क्षेत्र था, और इसे तुगलक कफूर कर दिया गया था उस समय। दरभंगा से निर्गत मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्का भी उपलब्ध है। दरभंगा से क्या मिला है? मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्का मिला है, जो कि आपको अभी भी देखने को मिलेगा। इसी दौरान दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण भी हुआ है। पटना और गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख मिले हैं। पटना और गया से भी क्या मिले हैं? फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख मिले हैं।
तो इन जो स्रोत प्राप्त हो रहे हैं हमें इसे ज़रूर याद रखना है। जैसे कि दरभंगा से मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्का मिला है, पटना और गया से फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख मिले हैं। इन तथ्यों को आपको याद रखना है, यह एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त देखिए राजगीर से के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेख में फिरोज द्वारा उन्हें दान दिए जाने का भी चर्चा है। राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने का जिक्र है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सूफी संत यह बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं, आज भी इनकी दरगाह स्थित है मनेर में, यह पटना के नज़दीक है। पटना से कुछ ही दूरी पर यह स्थित है। सूफी संत हजरत सरफुद्दीन यहिया मनेरी के मलफूजात उक्तियों के संकलन और मनाकिबुल अशफिया जैसी रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन का इतिहास पता चलता है। इतिहास जानने के स्रोत हैं, लिखित स्रोत हैं, अभिलेख हैं, जिसमें कि सूफी संत की हज़रत सरफुद्दीन यहिया मनेरी की मलफूजात यह एक रचना है और मनाकिबुल अशफिया ये सब रचनाएं हैं। इन रचनाओं से तुगलक शासन का इतिहास पता चलता है। सीरते फिरोज शाही में तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चरमपोश से भेंट करने की भी चर्चा मिलती है। सीरते फिरोज शाही यह है रचना। इसमें क्या मिलती है? तुगलक का शेख अहमद चिरमपोश से भेंट करने की चर्चा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, इसे आप याद रखेंगे, यह एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। इस काल में बिहार का सबसे प्रसिद्ध शासक मलिक इब्राहिम था, जो मलिक बयां कहलाता था। तो मलिक इब्राहिम और मलिक बयां एक ही हैं, तो मलिक बयां को मलिक इब्राहिम भी कह सकते हैं, तो इस दोनों नामों में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मलिक बयां का मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है। तो बिहार शरीफ में जो स्थित है यह मलिक बयां का मकबरा, यह किसका अच्छा नमूना है? यह तुगलक कालीन स्थापत्य का आकर्षक नमूना है। इसमें एक गुंबद है, यह आकर्षण का केंद्र है। यह भी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तुगलक शासन नसीरुद्दीन महमूद ने 1394 में बिहार का शासन ख्वाजा शाह को सौंप दिया, जिसे सुल्तान उस सर की उपाधि प्राप्त थी। बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंपा और उसे ही यह उपाधि थी। सुल्तान उस सर की उपाधि किसे प्राप्त थी? ख्वाजा जहां को। तैमूर के आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक साम्राज्य का विघटन हुआ। बाह्य आक्रमण हुआ करते थे प्राचीन काल में, तो तैमूर का आक्रमण जब होता है तो तुगलक साम्राज्य का विघटन होता चला जाता है और बिहार का जो क्षेत्र है, आंशिक क्षेत्र कह सकते हैं, बक्सर और दरभंगा जौनपुर राज्य का अंग बन गया। जैसे ही एक राजा की शासन व्यवस्था कमजोर पड़ती है, वैसे ही दूसरे शासक उस राज्य पे अपना कब्जा कर लेते हैं। चेरो राजवंश के बारे में अब जानते हैं। चेरो राजवंश, पाल वंश के जब पतन हो जाता है बिहार में, तो जनजातीय राज्यों का उदय होता है। जनजातीय राज्यों का उदय, जब यह जनजातीय समुदाय के लोग राज्य शासन करते हैं, अपना राज्य स्थापित करते हैं, वह है जनजातीय राज्यों का उदय, जिसमें कि चेरो राज्य प्रमुख थे। चेरो राज्य ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी एवं लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। तो इनका शासन महत्वपूर्ण है मध्यकालीन बिहार में, क्योंकि एक लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। शाहाबाद जिलों में चेरो के 4 राज्य थे। धुलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय बिहियां था। दूसरा देख सकते हैं आप, भोजपुर था यह राज्य, इसका मुख्यालय तिरावन और इसके राजा थे सीताराम। तीसरा राज्य है जिसका मुख्यालय चैनपुर था। चौथा राज्य जिसका मुख्यालय देव मार्कंडेय था, जिसमें कि चकाई, तुलसीपुर, रामगढ़वा, पीरी, बीड़ी, जोगीबार, भैरिया, घोशिया के क्षेत्र आते थे। ये सभी नाम आपको नए लग रहे हैं, क्योंकि आप अगर इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये आपको नए लगेंगे, किंतु आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो यह आपको आसान भी लगेंगे। तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ये सभी शामिल थे। यहाँ का राजा फूलचंद था। फूलचंद को ही जगदीशपुर के मेले शुरू करने का श्रेय प्राप्त है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जगदीशपुर के मेले को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो फूलचंद को जाता है। 1587 से 1607 के बीच भोजपुर के चेरों का प्रमुख हुकुमचंद झरप था। भोजपुर के चेरों का जो प्रमुख है वह हुकुमचंद झरप था, जिसने भोजपुर के एक बड़े भाग से उज्जैनों को भगा दिया था। उज्जैनों एवं चेरों के बीच लड़ाई होती है। यह लड़ाई 1611 में निर्णायक सिद्ध होती है। उस समय नारायण मल उज्जैनों का राजा था। अंततः उज्जैन वंशीय शासक विजयी हुए एवं चेरों को सोन की तरफ भागना पड़ा। यह चेरो राजवंश की समाप्ति की बात है और एक नया वंश शासन करता है। वह है उज्जैनिया, जिसे आप अलग अलग उज्जैन या उज्जैनिया वंश भी कहते हैं। पलामू के चेरों का महान शासक मेदिनी राय था। मेदिनी राय के बारे में आप याद रखेंगे। यह पलामू के चेरो राज्य का महान शासक था। इसका राज्य गया, दाऊदनगर एवं अरवल तक विस्तृत था। रामगढ़ का क्षेत्र भी इसमें शामिल था। मेदिनी राय के पश्चात उसका पुत्र प्रताप राय राजा बनता है, जिसके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए। तो 3 मुगल आक्रमण किसके काल में होते हैं? तो कौन से चेरो राजा था जिसके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण होते हैं? वह है प्रताप राय। अंततः 1660 में चेरों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इस तरह से चेरो साम्राज्य का अंत हो गया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।